एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आइए, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात चल रही थी तो उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कार्यकारी शक्तियाँ, तो यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है राष्ट्रपति की, उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 53 जो आर्टिकल है ना, 53 आर्टिकल जो है उसमें मैंने बताया था कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। ये बात मैंने बताई थी। मैंने बताया था कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। ठीक है, अब वो पावर है जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति की है जो राष्ट्रपति में, उनका वो प्रयोग कैसे करते हैं, या तो अपने अधिकारियों से करते हैं या फिर वो स्वयं करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गई। तो यह भी कैसी हो गई, कार्यकारी शक्ति हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और है आपका, थोड़ा सा उसको समझिए। आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 74 में क्या है कि इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को, या उनकी जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेगी। ये बात बताई थी मैंने आर्टिकल 74 में। तो ये जो है एक संविधान संशोधन हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था 1978 में। 78 में हुआ था और 44वां था। कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन था। इसमें ये बात हुई थी कि राष्ट्रपति को ना एक अधिकार दिया गया है कि इसमें क्या कर सकते हैं वो, कि जैसे कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में आया, ठीक है, तो उसे पुनर्विचार के लिए वो वापस भेज सकते हैं, लौटा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो संसद के द्वारा पुनर्विचार करने के बाद में भी फिर राष्ट्रपति के पास आ जाए द्वारा, चाहे तो उसमें संशोधन हुआ हो या ना हुआ हो, ये जरूरी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे राष्ट्रपति को जो है क्या करना पड़ेगा, वो लौटा नहीं पाएंगे। क्या लौटा नहीं पाएंगे? ये मैंने ऐसे समझाया था आपको। 74 क्लियर हो गया। ठीक है, तो कब हुआ था? 1978 में। और कौन सा संविधान संशोधन था आपका? 44वां संविधान संशोधन था। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं। देखिए, जैसे अगर आप आर्टिकल 77 की बात करेंगे, कितना? 77। तो 77 आर्टिकल जो है आपका, वो ये बात कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। तो अगर भारत सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, यानी कि भारत शासन के जितने भी कार्य होंगे, भारत सरकार या शासन के जितने भी कार्य होंगे वो किसके नाम पर होंगे? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 77 बात कर रहा है। ठीक है, 78 में क्या है? आर्टिकल एक और, क्योंकि साथ साथ ही हैं, तो आर्टिकल 78। तो आर्टिकल 78 में आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री हैं उनसे सूचना लेने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। तो वो कौन सा आर्टिकल हो गया आपका? आर्टिकल 78 हो गया। कौन सा? आर्टिकल 78। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया। अब देखिए विधायिक शक्तियाँ, तो यानी कि लेजिस्लेटिव जो पावर है, तो जो लेजिस्लेटिव पावर हैं इनमें क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद की बैठक बुला सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, बैठक भी बुला सकते हैं। बैठक बुलाने का काम, बैठक बुलाना है ना, और सत्रावसान करना, ये पावर जो है राष्ट्रपति को है। लेकिन अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया राष्ट्रपति ने, तो उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो उसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। याद रखिएगा, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, कुछ और पावर है वो देखिए। जैसे क्या है कि प्रत्येक वर्ष है, यानी कि हर साल, तो प्रत्येक वर्ष जो संसद का प्रथम अधिवेशन होगा, प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। और दूसरा, जैसे ही कोई सरकार बनती है ना, कोई भी सरकार बनेगी और चुनाव के बाद जो भी सरकार बनकर आएगी, तब संसद को जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। तो प्रत्येक चुनाव के बाद, ऐसे लिख सकते हैं आप, प्रत्येक चुनाव के बाद। ठीक है, तो प्रत्येक चुनाव के बाद क्या है? राष्ट्रपति क्या करेंगे? संसद को संबोधित करने का कार्य करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और विधायी शक्तियों में और भी आप देख सकते हैं इनका। जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं है, पद की रिक्ति चल रही है, मतलब कोई उस पद पर आसीन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो अपने मतलब किसी सदस्य को अध्यक्षता या उपाध्यक्ष बना सकते हैं। ठीक है, ये पावर भी किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में ही है।
ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आएगा। अच्छा, कल मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति जो है संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। किसको? कौन सा विधेयक? धन विधेयक। याद रखिएगा, धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है, धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। और पुनर्विचार वाली बात मैंने आपको 53 जब मैं क्लियर करा रहा था तब हो गया था, और 74 जब मैंने थोड़ा क्लियर कराया तब हुआ। तो देखिए, अब वित्तीय शक्तियों के बारे में देख लेते हैं, यानी कि फाइनेंशियल पावर जो है। तो अगर आप वित्तीय शक्तियाँ देखेंगे तो इसमें आपको देखेंगे कि भाई जो राष्ट्र धन विधेयक है, धन विधेयक मैं लिख ही देता हूँ कि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि धन विधेयक जो है, मैंने आपको बताया कि धन विधेयक को राष्ट्रपति लौटा नहीं सकते पुनर्विचार के लिए। और दूसरी बात यह है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में क्या किया जाता है? पेश किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप समझिए शक्तियों में। देखिए कि अगर अनुदान कोई भी हो, ठीक है, अनुदान की कोई भी मांग हो एक तरीके से, तो उसकी जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति के बिना नहीं की जा सकती। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, और दूसरा देखिए जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, यानी कि केंद्रीय बजट है, उसको संसद के समक्ष रखना है। ये भी वित्तीय पावर जो है वो राष्ट्रपति की ही है। ठीक है। अच्छा, और देखिए अगर आप देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ, यानी कि जुडिशियल पावर जो है राष्ट्रपति की, तो उनको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है ना, वो आता है आपका आर्टिकल 72। आपने बहुत बार पेपरों में भी सुना होगा। तो आर्टिकल 72 क्या है? क्षमादान, है ना। क्या है आर्टिकल 72 में? तो क्षमादान। तो क्षमादान करने की जो पावर है, ठीक है, तो वो किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ आपकी क्लियर हो गई कि जो समाधान करने की जो पावर है वो किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। अगर किसी का दोष सिद्ध हो गई, मतलब कि वो प्रूफ हो गया कि हाँ इसी ने ये कार्य किया है या कुकृत्य किया है या जो भी, मतलब तो, और ये सिद्ध प्रूव हो चुका है कि भाई इसी व्यक्ति ने ये काम किया है, तो इसलिए ये दोषी है, तो उस दोषी को क्षमा करने का कार्य या फिर उसको उस दंड को छोटा करने का कार्य या निलंब करने का कार्य जो है वो किसका है, या विराम लगाने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति का। वो चाहे तो उसको कम कर सकते हैं, उस सजा को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं कि उस सजा को खत्म भी कर सकते हैं। ये सब जो है राष्ट्रपति के हाथ की में है। ठीक है, तो याद रखिएगा 72 आर्टिकल जो है वो समाधान करने की शक्तियां हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे इस तरह की चीज़ें भी हैं, इसमें सैन्य न्यायालय अगर द्वारा कोई व्यक्ति दंडित किया गया है तो उसको भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, मृत्युदंड का तो मैंने आपको बता ही दिया कि मृत्युदंड को क्षमा के रूप में समाधान कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, जैसे क्षमा हो गया, प्रविलंबन हो गया। प्रविलंबन मैं बता देता हूँ, क्षमा तो आपको पता चल ही गया कि पूरी तरह माफ़ कर देना। ठीक है, तो प्रविलंबन में क्या होता है कि कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्रविलंबन में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति टाल देते हैं। ठीक है, जैसे फांसी की बात है तो फांसी को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाएगा? टाल दिया जाएगा। विराम का मतलब ये हो गया कि किसी परिस्थिति की वजह से, जैसे गर्भवती महिला हैं, ठीक है, तो या फिर शारीरिक विकलांगता आ गई, तो इस तरह की अगर परिस्थितियां हैं तो उसमें क्या होगा कि सजा को कम कर दिया जाता है। ठीक है, फिर एक और है आपका 5 पॉइंट होते हैं वैसे इसमें, तो जो समाधान शक्तियाँ होती हैं। तो अगर आप देखेंगे एक है परिहार। तो परिहार में क्या होता है कि जो सजा की जो मात्रा है उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसको 1 वर्ष कर दिया। तो ये इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो किस में आता है? परिहार में आता है। अब एक जो है लघुकरण है, तो लघुकरण में क्या होता है कि मृत्युदंड को आप क्या कर सकते हैं? कठोर कारावास में कर सकते हैं। ये सब आर्टिकल 72 है, मैंने आपको इतना समझा ही दिया। चलिए अब सैन्य शक्ति के बारे में देख लेते हैं। सैन्य शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो सैन्य शक्तियों में क्या है कि भाई आपको बताइए कि जो सेनाएं हैं, तीनों सेना के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो इतना
आपको समझ आ ही गया है तो फिर और थोड़ा सा समझिए कि जो संसद हैं, ठीक है, कि संसद की अनुमति से वे किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा जो है वो कर सकते हैं। मतलब युद्ध की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति, या फिर समाप्ति की घोषणा भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो ये सैन्य शक्ति हो गई। आपातकालीन में आप देखिए, जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 3 आर्टिकल हैं। एक है आपका 352, तो इसको बोलते हैं आप राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। एक है आपका 356, तो इसको बोलते हैं आप राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और तीसरा है आपका 360, उसको बोलते हैं वित्तीय, भारत में एक भी बार नहीं लगा, वित्तीय आपात, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो ये तीनों पावर हैं, ये तीनों जो आपात लगाने की, इमरजेंसी लगाने की जो पावर है वो किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। तो ये 352, 356 और 360, तो ये तीनों राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात जो है वो लगाने का जो अधिकार है वो किसके हाथ में दिया गया है? राष्ट्रपति के हाथ में दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे तो पहले क्या था? पहले 352 यानी कि राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात को जो था वो 3 मुद्दों के आधार पर, यानी कि 3 आधार पर, या तो क्या हो कि युद्ध हो, ठीक है, युद्ध की हो, या बाह्य आक्रमण हो, बाह्य आक्रमण, और तीसरा क्या था? आंतरिक अशांति, ठीक है। तो आंतरिक अशांति या विद्रोह एक तरह से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आप देखेंगे इसमें क्या हुआ कि इसको जो है बाद में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें आंतरिक जो अशांति है उसके स्थान पर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। याद रखिएगा 44वां जब संविधान संशोधन हुआ तो इस शब्द को जगह क्या हो गया? सशस्त्र विद्रोह। क्या हुआ? सशस्त्र विद्रोह। तो इसमें देखिए आप पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं, किन किन आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है? तो युद्ध हो, तो युद्ध की स्थिति में, ठीक है, तो युद्ध की स्थिति में जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, ठीक है, या फिर बाह्य आक्रमण हुआ हो, ठीक है, या फिर आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति को ही 44वें संविधान संशोधन में परिवर्तित करके इसकी जगह क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह। यानी कि आंतरिक अशांति में तो ये है कि अगर आंतरिक अशांति इन कारणों से हो रही है कि भाई जनता सड़कों पर है और नारेबाजी कर रही है, तो उससे कोई उसे राष्ट्रीय आपात की श्रेणी में नहीं रखेंगे वो। अब अगर सशस्त्र यानी कि शस्त्र के साथ अगर विद्रोह होगा तो उसे क्या करेंगे? राष्ट्रीय आपात की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये 352 था आपका, तो शायद आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से समझाने का प्रयास किया। अच्छा देखिए 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में जो है वित्तीय आपात। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई जो राष्ट्रीय आपात है वो तो 3 बार लग चुका है, नेशनल इमरजेंसी जो है वो लग चुकी है, और ये राष्ट्रपति शासन लगता रहता है। आप देख रहे होंगे कि हाल ही में कुछ समय पहले कहाँ लगा था? आपने देखा कि जम्मू कश्मीर, और उससे पहले जम्मू कश्मीर से भी पहले लगा था उत्तराखंड में, ठीक है। तो वित्तीय आपात जो है वो एक बार भी अभी भारत में नहीं लगा है। चलिए अब बात कर लेते हैं वीटो पावर की। तो जो राष्ट्रपति की वीटो पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आप देखेंगे कि जो और देश हैं, जितने भी अन्य देश हैं बड़े बड़े, अगर हम बात करें जैसे अमेरिका के, तो वहाँ के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावर जो है वो भारत के राष्ट्रपति की है अगर आप वीटो पावर की बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें जैसे देखिए 4 तरह की वीटो पावर है, लेकिन भारत में अगर आप भारतीय राष्ट्रपति को देखेंगे, भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति को देखेंगे यानी कि वीटो पावर को देखेंगे, तो उसमें जो है वो 4 तरह का नहीं है, चारों नहीं मिलती उनको। तो आप देखेंगे कि ये जो वीटो पावर है आपका आर्टिकल याद रखिएगा सबसे पहले तो इसमें है 111, ठीक है, आर्टिकल 111 111 में है। तो इसमें है क्या कि जैसे राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, ठीक है। जैसे कोई विधेयक आया है, यानी कि कोई विधायक ने क्या बनाया? एक विधेयक बनाया, तो वो क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है उसको अधिनियम बनाने के लिए, कोई विधेयक आया,
विधेयक से अधिनियम ले सकते हैं राष्ट्रपति। पहला तो ये है कि वो अपनी सहमति दे दें, ठीक है, सहमति दे दें। दूसरा क्या है राष्ट्रपति के पास में कि वो अपनी सहमति जो है उसको सुरक्षित रख लें, अपने पास रख लें, अपनी सहमति को सुरक्षित रख लें, ठीक है। और तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको देखना ही पड़ेगा कि तीसरे ऑप्शन में यह है कि पुनर्विचार के लिए लौटा दें। मैंने आपको बता दिया, लेकिन किसे छोड़कर? धन विधेयक को छोड़कर। किसको छोड़कर? धन विधेयक को छोड़कर। तो पुनर्विचार, मैं बार बार ये गलत लिख देता हूँ। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये है आपका क्या कहते हैं, पुनर्विचार, ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटा दें, ठीक है। तो इसमें ये हुआ कि जैसे राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अपनी सहमति दे सकते हैं, या फिर अपनी सहमति जो है वो अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इसी को बोलते हैं, ये वाला जो शब्द है ना, अब पॉकेट में रखना मतलब अब छुपा के रख लेना, ठीक है। पॉकेट में मतलब अब वो वापस नहीं देंगे, ऐसे। तो इसमें जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, तो 1986 में, है ना, डाक एक था, क्या कहते हैं, जेबी या पॉकेट वीटो कहते हैं इसको। तो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम से संबंधित था वो। उसमें उन्होंने क्या कर लिया था कि जो डाक संबंधी है उसको, जो अधिनियम था उसको बनाने से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया था कि अपने पास रख लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1986 में हुआ था ये। तो इसमें क्या है कि वो राष्ट्रपति जो हैं वो वापस नहीं करते हैं, ना तो अपनी सहमति देते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। तो इसी को क्या हुआ कि ये राष्ट्रपति की एक शक्ति है, ठीक है। तो वो इस पर मतलब किसी का दबाव नहीं होता, ठीक है। तो वो जो विधेयक जो भी है वो वहीं लटका रह जाएगा, मतलब बीच में ही, ठीक है। जितना था वो उतना ही रह जाएगा, और जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी आपको पता है कि वो किस तरह से प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो सहमति वाली बात भी आपको समझ में आ गई, है ना, और ये वाला भी आपको समझ में आया। तो जो पॉकेट वीटो है वो आपको मैंने बता दिया कि 111 आर्टिकल में है। उसमें यह है कि राष्ट्रपति जो हैं क्या कर सकते हैं कि जो अपनी राष्ट्रपति जो हैं वो जो विधेयक है उसको अपने ही पास रख सकते हैं, यानी कि अपनी सहमति या असहमति जो कुछ भी है वो नहीं दे सकते हैं। मतलब पॉकेट में रखने का मतलब यह है कि आप न बताएं कि कि मेरी सहमति है या नहीं है, दोनों ही स्थितियों में मतलब बना रहता है। ऐसे में जो है वो मामले टले रहते थे। तो यही जो पावर है आपकी, जो पॉकेट वीटो जो है भारतीय राष्ट्रपति को जो पावर मिलती है वो अन्य देश के जो राष्ट्रपति हैं उनसे ज़्यादा प्रभावशाली है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और है आपका, जैसे अगर मैं वीटो पावर की ही बात करूं तो एक है आपकी अत्यंतिक वीटो। तो अत्यंतिक वीटो में क्या होता है कि अत्यंतिक वीटो में ये होता है, इसको एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो। तो इसमें ये होता है कि भाई इस तरह के जो इसके अंतर्गत जो विधेयक हैं उनको सुरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक है। इसका प्रयोग भारत के साथ कुछ और देश हैं वो भी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो हैं वो अपने पास विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो हैं अपने पास विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं, ठीक है। अत्यंतिक ये हो गई, मतलब कुछ समय के लिए टाल जाता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो है वो आपकी है विशेषित वीटो। तो क्या है आपकी विशेषित वीटो, ठीक है। तो ये 4 तरह की वीटो हैं, मैं आपको चारों समझा रहा हूँ, हालांकि पॉकेट वीटो ही सबसे ज़्यादा आती है। तो भारत में जो है अत्यंतिक वीटो का भी प्रयोग हुआ है, मैं उसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा और पॉकेट वीटो का भी दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देखिए जो ये विशेषिक वीटो है इसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी जो वीटो है उसको विशेषित नहीं होता, मतलब यह विशेषित एक तरह से तब होता है जब क्या है
असाधारण बहुमत से उसका जो है ओवर राइड्स हो चुका हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो भारत में इस तरह का नहीं होता, तो ये खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। तो याद रखिएगा कि ये भारत में नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से रूलिंग वाली बात हो गई इसमें। तो अगला है आपका निलंबनकारी एक वीटो है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। निलंबनकारी वीटो, ठीक है, तो ये भारत में नहीं होता, तो इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है कि याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति को है ये, तो वो सब कर लेते हैं उसको ओवरराइड वगैरह। तो ये जो है आपका निलंबनकारी, इसमें क्या होता है कि इसमें इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को जो भेजा गया है विधेयक, कोई भी विधेयक जो है वो भेजा गया है, तो उसको पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है एक तरीके से। ठीक है, तो निलंबनकारी में क्या हो गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि विचार के लिए भेज सकते हैं निलंबनकारी में। ठीक है, चौथा आपका जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो चौथे में क्या है, वो है आपका पॉकेट वीटो। क्या है, पॉकेट वीटो। तो इसमें पॉकेट वीटो में तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं कि अपनी ना तो सहमति जाहिर करते हैं और ना असहमति जाहिर करते हैं, बस अपने पास रख लेते हैं, और जो वो विधेयक है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉकेट वीटो समझ में आया होगा। तो अगर आप देखेंगे कि 1954 में, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एग्जाम्पल बताऊँगा, 1954 में जो है राजेंद्र प्रसाद थे उस समय क्या कहते हैं राष्ट्रपति, तो उन्होंने इस अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। और अगर आप देखेंगे कि जो ये पॉकेट वीटो है, तो इसमें मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट कि 1986 में एक कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह ना, तो ज्ञानी जी ने प्रयोग किया था और डाक संबंधित था, और ये था आपका राजेंद्र प्रसाद जी जो, और ये पेप्सू से रिलेटेड था। तो मैं पेप्सू आपको थोड़ा सा बता दूंगा। वैसे पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन से रिलेटेड था वो, तो उसी को जो है उसी पर इन्होंने क्या, राष्ट्रपति जो है उन्होंने अत्यंतिक वीटो पावर का यूज़ किया था। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, और एक और बात कर लेते हैं अध्यादेश की। तो अध्यादेश में क्या था कि अध्यादेश में राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल आपका आता है 1 to 3। ठीक है, तो तो इसमें है आपका 1 to 3 आर्टिकल, अनुच्छेद 123, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो अध्यादेश है राष्ट्रपति की एक तरह से अनोखी शक्ति कहा जा सकता है इसे, और इस ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल भारत के राष्ट्रपति में किया जाता है। ठीक है, मतलब भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका अगर आप देखेंगे कि इसका जो प्रावधान है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो प्रावधान है वो आपने देखा कि भारत का जो संविधान है काफ़ी हद तक कहाँ से लिया गया, वो आपने देखा कि 1935 है ना, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से तो वहीं से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि 1935 भारत शासन अधिनियम से प्रावधान जो है इसका लिया गया है 1935। ठीक है, तो भारत में ही है, ये बात मैंने आपको बता ही दी। इसमें क्या हो सकता है कि इसमें इसका जो प्रयोग है वो इसलिए किया जाता है कि अगर ऐसा हो कि कोई कानून है, ठीक है, और कानून निर्माण के लिए जो है बहुत जल्दी या तत्काल आवश्यकता है, उसी समय आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में जो है एकदम जो है अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है, तो तत्काल आवश्यकता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आपको याद भी करा रहा हूँ, देखिए 1 to 3। अब जैसे रेस नहीं लगाते, रेस लगाते हैं, तो रेस स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, 1 2 3, अब भागते हैं ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे बहुत जल्दी में कोई कानून लाना है, बहुत जल्दी में कोई किसी कानून का निर्माण करना है, चाहे वो राष्ट्र की भलाई के लिए हो, तो उस तरीके से कोई ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत तेज़ी के साथ, मतलब समय की जो समय एक तरह से समझिए कि समय कम है और तेज़ी से कोई इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि संसद के जो समक्ष है वो आकस्मिक परिस्थिति में जो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तब, या चीज़ें मतलब परिस्थितियां आ जाती हैं, तो तब ऐसी स्थिति में जो है क्या क्या राष्ट्रपति
जो है अध्यादेश को लाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस तरह का आपको थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप जो है वो काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको आर्टिकल जो है वो समझा देता हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा एक बार रिकॉल हो जाए वो सब कुछ। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जो 52 हैं वो तो आपको पता चल गया कि भाई आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में है। और आपने फिर देख लिया कि 53 में मैंने बता ही दिया था कि कार्यपालिका शक्ति जो है वो उनके बारे में था। 54 में आपने निर्वाचन देख लिया था, है ना। ठीक है, फिर 55 देख लिया था निर्वाचन की रीति, 56 में पदावधि देख ली थी आपने राष्ट्रपति की। तो वो सब तो ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है मैं थोड़ा सा उनको बताता हूँ। 60 में जो है आपने शपथ के बारे में देख लिया था, है ना। 60 में जो है आपने क्या देख लिया था, शपथ। और फिर उसके बाद में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था आपको 61। तो 60 में मैंने काफ़ी बार आपको बताया था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको सही से याद रखिएगा। इसमें क्या था, महाभियोग। क्या था, महाभियोग। तो महाभियोग के बारे में 61 में था, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। अच्छा, आर्टिकल 72 में क्या था, अभी बताया मैंने। तो आर्टिकल 72 में मैंने बताया कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान करने की शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है। ठीक है, तो 74 में क्या था, 74 काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी था कि 74वां जो है वो, इसमें मैंने बताया था कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें सलाह की बात की गई थी कि भाई जो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह देगी। लेकिन अगर ऐसा कोई विधेयक उनके पास लाया गया, राष्ट्रपति के पास लाया गया है, और तो राष्ट्रपति जो है उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन धन विधेयक नहीं होना चाहिए, मैंने आपको ये भी बता दिया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद में देखिए 77 भी मैंने समझा दिया है ना। 77, तो 77 भी मैंने समझा दिया कि राष्ट्रपति के नाम पे ही भारत शासन का होगा। 78 में मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से सूचना ले सकते हैं। तो अच्छा, 111 मैंने आपको बता दिया, 111 आपका जो है वो क्या कर सकते हैं कि संसद द्वारा जो पारित विधेयक है उस पर सहमति प्रदान करना, यानी कि जो आपकी वीटो पावर है वो। फिर उसके बाद में आपने देखा कि राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में तो थोड़ा सा आपने देख ही लिया है ना। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक है आपका आर्टिकल 123, आपने अभी पढ़ा, ये आपका था अध्यादेश। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 123 जो है वो अध्यादेश से है ना। तो बार बार आप थोड़ा सा समझते रहेंगे। अच्छा, 143 ना, 143, तो ये 143 में क्या है कि देखिए 78 में जो है वो प्रधानमंत्री, 74 में जो है मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकते हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। तो ये आर्टिकल कौन सा हो गया, 143। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरीके से जो है हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।